नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्जाम 2023 से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के। और लास्ट टाइम में जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। वीडियो को लाइक करते रहें मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करते रहें जो भी रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज का टॉपिक देखिए मित्रों, सिलेबस के अनुसार आपके टॉपिक चल रहे हैं। इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट अपन पढ़ रहे हैं अब। इसमें मित्रों आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, इतने टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। और इसमें प्रमुख जो राजवंश हैं उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था के बारे में अगला टॉपिक दे रखा है। प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, तो इसको आज देखने वाले हैं, अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहें मित्रों, जिससे आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था रही और राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की रही, इस टॉपिक में अच्छे से जानेंगे। तो देखिए मित्रों, राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, शुरुआत में परिभाषा दे रखी है। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। मध्यकाल में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से तात्पर्य है मुगलों से संपर्क के बाद से लेकर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हुई संधियों की काल अवधि के अध्ययन से है। तो प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब क्या है मित्रों? मुगलों से संपर्क के बाद में 1818 ईस्वी से लेकर अंग्रेजों के साथ हुई जितनी भी संधियां हैं उनकी काल अवधि के अध्ययन से। इस काल अवधि में राजस्थान 22 छोटी बड़ी रियासतें थी और अजमेर मुगल सूबा था। मुगलों का अधिकार था अजमेर पर। इन सभी रियासतों का अपना प्रशासनिक तंत्र था, लेकिन कुछ मौलिक विशेषताएं एक रूपता लिए हुई भी थी। रियासतें मुगल सूबे के अंतर्गत होने के कारण मुगल प्रभाव भी था। राजस्थान के मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के मूलतः 3 आधार थे मित्रों। प्रथम सामान्य एवं सैनिक प्रशासन, दूसरा न्याय प्रशासन और तीसरा आपका था भू राजस्व प्रशासन। ये 3 आधार थे मित्रों प्रशासनिक व्यवस्था के। कि प्रशासन के द्वारा रखी जाने वाली व्यवस्था है वो किस प्रकार की रहेगी, इसके 3 आधार थे मित्रों। प्रथम सामान्य एवं सैनिक प्रशासन, और दूसरा न्याय प्रशासन, तीसरा भू राजस्व प्रशासन। संपूर्ण शासन तंत्र राजा और सामंत व्यवस्था पर आधारित था। सामंत क्या होते हैं इनको आगे जानेंगे मित्रों। वैसे जमींदार को कहते हैं, अभी बता देता हूँ मैं आपको, सामंत बोलते हैं जमींदार को। राजस्थान की सामंत व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ की सामंत व्यवस्था के लिए विस्तार पूर्वक डिटेल है मित्रों। कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ की सामंत व्यवस्था के लिए इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया है। इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख सामंत व्यवस्था के बारे में किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसे विद्वानों ने केवल राजनीतिक शब्दावली के रूप में नहीं लिया, वरन संपूर्ण अर्थ में सामंत व्यवस्था को समझना आवश्यक समझा। इस दृष्टि से अब राजस्थान में ही नहीं वरन भारत के संस्थागत इतिहास के अध्ययन का नया क्षेत्र खुल गया है। और राजस्थान की सामंत व्यवस्था पर व्यापक शोध कार्य के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ की सामंत व्यवस्था कर्नल टोड द्वारा उल्लेखित पश्चिम के फ्यूडल व्यवस्था के समान, यानी स्वामी राजा और सेवक सामंत पर आधारित थी नहीं थी सॉरी जो फ्यूडल व्यवस्था के समान स्वामी और सेवक पर आधारित नहीं थी। राजस्थान की सामंत व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। तो इसको याद रखेंगे, राजस्थान की जो सामंत व्यवस्था थी वो रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी।
राजस्थान में सामंत व्यवस्था का मूल तत्व था शासक पिता की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को प्रदत्त उक्त भूमि का स्वामी सामंत कहलाता था। मध्यकाल में भूस्वामी सामंत को सामंत जागीरदार कहा जाने लगा और सामंत जागीर जागीर पर सामंत का जन्मजात अधिकार माना जाता था। जागीर जागीर बोलते हैं मित्रों स्वरूप उपहार स्वरूप या भेंट पूर्वक जो भूमि मिलती है उसको जागीर बोलते हैं। जो भी भूमि कृषि के लिए या रखने के लिए उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप मिली है तो उसको जागीर बोलते हैं। और जिस पर इसका अधिकार होता है मिलने के बाद में तो उसको बोलते हैं मित्रों जागीरदार। याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, अर्थात राजा सामंत जागीर को खालसा अर्थात केंद्र की भूमि में पुनः सम्मिलित नहीं कर सकता था। ये प्रत्येक वर्ड को आगे डिटेल पूर्वक बताया गया है। खालसा क्या होता है, जागीर क्या होता है, जागीरदार क्या होता है, सामंत किसे कहते हैं, सब कुछ आपको आगे डिटेल पूर्वक मिलेगा मित्रों। निश्चिंत रहें, पूरा वीडियो को देखें। सामंत व्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि सामंत व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित कुलीय प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी जिसमें राजा समकक्षों में प्रमुख होता था। राज्य को एक परिवार और राजा को उसका प्रमुख मानते हुए सामंत परिवार के सदस्य होने के नाते उसकी सुरक्षा और संचालन का उत्तरदायित्व राजा और सामंत सामूहिक रूप से मानते थे। सामंत मित्रों बड़े जमींदार को बोला जाता है और राजा और दोनों मिलकर के जो भी सामंत परिवार के सदस्य हैं होने के नाते उनकी सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी किसके हेतु होती थी, राजा और सामंत के। राजा और सामंतों के मध्य भाईचारे का संबंध था। सामंत व्यवस्था का प्रारंभ देखिए कब हुआ। सामंत व्यवस्था कब प्रारंभ हुई इस संबंध में अब तक कोई भी निश्चित मत नहीं बन पाया है। प्रोफेसर राय चौधरी ने इसका उदयकाल 6वीं शताब्दी माना है और प्रोफेसर डी कोशाम्बी ने गुप्त काल के बाद सामंत व्यवस्था का विकास काल माना है। प्रोफेसर R.S. शर्मा ने 4वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ होने से संबंधित तर्क देते हुए इसे 11वीं और 12वीं शताब्दी में विकसित हुआ स्वीकार किया है। और रूसी इतिहासकार की बात करें कोवालस्वी तो ये नाम है, ध्यानपूर्वक देखें इसको, ने इसे मुस्लिम आक्रमण के बाद विकसित व्यवस्था माना है। जो सामंत व्यवस्था है उसको मुस्लिम आक्रमण के बाद में विकसित व्यवस्था माना है। और अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि सामंत व्यवस्था संभवतः गुप्त काल में प्रारंभ हुई, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित एवं स्पष्ट स्वरूप राजपूतों का शासन स्थापित होने के साथ ही प्रारंभ हो गया। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं जैसे चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़, कछवा, भाटी, हाड़ा आदि ने अपना राज्य स्थापित किया। जो उनकी रियासतें कहलाई। अपनी रियासतों की सुरक्षा और सामान्य प्रशासन व्यवस्था संचालन हेतु शासक ने अपने परिवारजनों, कुलीय संबंधियों तथा विश्वस्त सेना नायकों और अधीनस्थों को जागीरें देकर अपना सामंत बना लिया था। जागीरें जमीन को बोलते हैं मित्रों, भूमि। कालांतर में यह रक्त संबंध कुलीय परंपरा बन गई। साथ ही कई रियासतों में यह परंपरा भी प्रचलित हो गई कि सामंत को राजा खालसा क्षेत्र जो कि राजा के द्वारा प्रशासित एवं नियंत्रित क्षेत्र था उस सीमांत क्षेत्र की भूमि आवंटित की जाती थी, जिससे भारी आक्रमण के समय खालसा क्षेत्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाएं। और राजा के सहयोगी यह कुलीय भूस्वामी मध्यकाल में सामंत जागीर कहलाने लगी। जागीर मित्रों फारसी शब्द है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने जागीर शब्द को इस प्रकार से परिभाषित किया है। जागीर क्या है, फारसी शब्द है और दो शब्द जय प्लस गिर का संयुक्त स्वरूप है और शाब्दिक अर्थ है राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग है जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकारी होता है या होता था। राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकारी होता था उसको बोलते हैं जागीर।
राजस्व का मतलब होता है उस क्षेत्र से जितनी भी आय होती है, जितनी भी आय होती है उसको बोलते हैं राजस्व है। और वसूल करने का वैधानिक अधिकारी कौन होता था? जागीर। सामंत व्यवस्था का स्वरूप देखिए मित्रों, किस प्रकार का स्वरूप था। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान ही राजस्थान की सामंत व्यवस्था को मानते हुए इसे भी इंग्लैंड के समान फ्यूडल व्यवस्था माना है। लेकिन राजस्थान की सामंत व्यवस्था का स्वरूप पश्चिमी व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न है। पश्चिम में राजा और सामंत के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध होता है। इसके विपरीत राजस्थान के भाई बंधु का संबंध होता है। यहाँ राजा समकक्षों में प्रमुख होता है। राजा राज्य का सर्वोच्च सत्ता का केंद्र होता था और उसके बाद सामंतों का समूह होता जो कि कुलीय व्यवस्था से संगठित होता था। तो ये ऊपर आप पढ़ चुके हैं, वही बात है। राजा राज्य का प्रधान था तो सामंत अपनी जागीर में प्रमुख थे। सामंत राजनीतिक और सामाजिक मामलों में समानता का दावा करते थे। इस प्रकार राजस्थान में प्रचलित राजा और सामंत शासन व्यवस्था का प्राथमिक स्वरूप पदों सोपान व्यवस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि एक टेंट के समान स्तंभों पर आधारित व्यवस्था थी, जिसमें राजा मध्य में स्थित मुख्य स्तंभ होता था। जिस प्रकार से एक टेंट लगा रहता है उसमें मध्य में एक मजबूत स्तंभ होता है, तो मजबूत स्तंभ के रूप में इसमें क्या था? राजा था। टेंट के एक भी स्तंभ के कमजोर होने पर व्यवस्था बिगड़ जाती है। उसी प्रकार सामंत और शासक के संबंध परस्पर निर्भर थे। सामंत प्रशासन स्वरूप की कुछ विशेषताएं हैं, वो देखिए। राजा से जन्मजात अधिकार के रूप में प्राप्त भूमि के साथ ही सामंत के विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो जाते थे। इस व्यवस्था के निम्न विशेषताएं थी। यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित है। और राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सामंतों को नियुक्त करता था। बिना सामंतों से परामर्श किए राजा कोई भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक, सैनिक एवं नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता था। प्रत्येक जो भी बात है उसके लिए अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो सामंतों से परामर्श राजा के द्वारा किए जाते थे। उनसे पूछने के बाद में प्रशासनिक हो चाहे सैनिक हो या नीतिगत निर्णय हो तो उनको पूछ करके ही निर्णय लिया जाता था। राजा और सामंत के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। इस तथ्य को सम्मान देते हुए यह आचार संहिता रूपी परंपरा प्रचलित थी कि शासक सामंत को काका जी एवं भाई जी संबोधित करें। इसी प्रकार सामंत भी राजा को बाप जी संबोधित करते थे। शासक जो सामंत हैं वो सामंत को काका जी, जितने भी शासक थे, एवं भाई जी संबोधित करें, उनको इस प्रकार से बुलाएं। और सामंत भी राजा को बाप जी संबोधित करते थे। सामंत का उत्थान और पतन राजा के साथ ही होता था मित्रों। इस दृष्टि से सामंत किसी अन्य राजा से युद्ध एवं संधि का निर्णय नहीं कर सकता था। सामंत की बात करें तो राज्य की सुरक्षा के लिए सामंत को एक निश्चित सेना रखनी होती थी। यह कार्य कुलीय भावना के आधार पर ही की जाती थी। वे अपनी पैतृक संपत्ति की रक्षा करना अपना उत्तरदायित्व समझते थे। यानी राज्य की सुरक्षा के लिए सामंत को एक निश्चित सेना रखनी होती थी मित्रों। यह कार्य कुलीय भावना के आधार पर ही किया जाता था। पैतृक संपत्ति की रक्षा करना अपना उत्तरदायित्व वो समझते थे सामंत। राजा के उत्तराधिकारी के निर्णय में सामंत निर्णायक भूमिका निभाते थे कि उत्तराधिकारी कौन होगा राजा का। इसका निर्णय करने में सामंत अहम भूमिका निभाते। कई बार शासक द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के सामंतों को स्वीकार नहीं किया और उसे बदल भी दिया। ऐसा कई बार देखने को मिला है। यहाँ ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा थी, लेकिन ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब सामंतों को ज्येष्ठ पुत्र की योग्यता और नेतृत्व क्षमता पर संदेह हो तो वे योग्य पुत्र एवं भाई को सिंहासन पर बैठा दिया करते थे। सम्मान और कर्तव्य पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजा को सामंतों के विशेषाधिकारों का सम्मान करना होता था और सामंतों के राज्य और शासक के प्रति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता था। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं। मध्यकाल में सामंत व्यवस्था में श्रेणी व्यवस्था भी प्रारंभ हुई। अब देखिए मित्रों, मध्यकाल में सामंत व्यवस्था एवं प्रशासन
किस प्रकार का था? राजस्थान की सामंत व्यवस्था पर मध्यकाल में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। 1562 में मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों से संबंध एवं संधियों का युग प्रारंभ होता है। उक्त नए संपर्क ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि सामंत व्यवस्था के माध्यम से थी, वह प्रभावित हुई। इसका मूल कारण था कि मुगलों से संधि के बाद युद्ध की स्थिति लगभग समाप्त हो गई। अतः अब शासन की सैनिक सहयोग के लिए सामंतों पर निर्भरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त मुगलों से संधि के बाद शासक मुगल मनसबदार बन गए, अतः उन्हें मुगल संरक्षण प्राप्त था। तो ये इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला मध्यकाल में। मध्यकाल में कृषि से प्राप्त राजस्व ही राज्य के आर्थिक प्रगति का आधार था मित्रों। कृषि से प्राप्त जो भी राजस्व आय प्राप्त होती, वही राज्य की आर्थिक प्रगति का आधार था। भूमि पर राजा का अधिकार, वह किसी को भूमि देने अथवा जब्त करने के मामले में स्वतंत्र था। यानी भूमि पर पूर्णतः राजा का अधिकार होता था मित्रों उस समय, और वह किसी को भी भूमि दे सकता था, जब्त कर सकता था किसी की भूमि भी। ये इस मामले में पूर्णतः स्वतंत्र था। और राजस्थान में भूमि के स्वामित्व के आधार देखिए, भूमि के स्वामित्व है कि इसका स्वामी कौन है, किस आधार पर बनाया गया, इसके आधार क्या हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हैं देखिए इसमें। खालसा देखिए पहले, खालसा किसको बोलते हैं अच्छे से आप? खालसा, यह भूमि सीधे राज्य के अधीन होती थी मित्रों। यह भूमि सीधे राज्य के अधीन। इस भूमि पर लगान निर्धारित करने, वसूल करने या लगान में छूट देने का कार्य राज्य के अधिकारी किया करते थे। ये खालसा में आपको क्या ध्यान में रखना है, खालसा किसको बोलते थे? यानी सीधे राज्य के अधीन जो भूमि थी वो खालसा थी, सीधे राज्य के अधीन। और इस भूमि पर लगान निर्धारित करने कि कितना कर लगाना है, कितना वसूल करना है, कितना उसमें कर में छूट देनी है, ये सब कुछ राज्य के अधिकारी निर्धारित किया करते थे। इस प्रकार की भूमि को खालसा बोलते थे। जागीर देखिए, जागीर, जागीर किसको बोलते थे? यह भूमि सैनिक सेवाओं या अन्य राजकीय सेवाओं के बदले में सामंतों या अधिकारियों को दी जाती थी। इस भूमि को बेचना या बदलना राज्य की अनुमति से ही संभव था। तो ये राजकीय सेवाओं की बात हो या सैनिक सेवाओं की बात हो, उसमें सामंतों को, यानी जो भी बड़े जमींदार होते हैं उनको दी जाती या अधिकारियों को दी जाती थी। और इस भूमि को बेचना है या बदलना है, ये राज्य की अनुमति के द्वारा ही संभव था। तो इस प्रकार से प्राप्त भूमि को क्या बोलते थे? जागीर बोलते थे। या ये बोल सकते हैं कि उपहार स्वरूप जो भी भेंट की गई है जमीन पुरस्कार के रूप में, तो उसको जागीर बोलते हैं। और जिसको मिली है उसको जागीरदार बोला करते थे। भूम देखिए, भूम किसको बोलते थे? भूम, इस भूमि पर लगान नहीं देना पड़ता था मित्रों। भूम जिसको बोला जाता है उस पर लगान नहीं देना पड़ता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भूमियों से राजकीय सहायता के लिए सेवाएं ली जाती थी। भूम, भूम जिस प्रकार की भूमि है जिस पर लगान नहीं देना पड़ता था, उसके मालिक क्या कहलाते थे? भूमिये कहलाते थे, भूमिये। और भूमियों से राजकीय सहायता के लिए सेवाएं ली जाती थी आवश्यकता पड़ने पर। बाकी कर नहीं लिया जाता था, किसी प्रकार का लगान उनको नहीं देना पड़ता था। शासन देखिए, किस प्रकार की भूमि थी शासन? यह भूमि पुण्य के लिए, पुण्य के लिए दी जाती थी, पुण्य किया जाता था। इस भूमि का देने का मेन कारण यही था। भूमि का वर्गीकरण देखिए, यही पॉइंट है इसमें। भूमि के वर्गीकरण में खालसा भूमि, यह भूमि सीधे राज्य द्वारा नियंत्रित होती। इस भूमि पर लगान निर्धारण तथा वसूल करने का कार्य राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता था, तो इसको खालसा भूमि कहते। जागीर भूमि, यह भूमि किसी सामंत या अधिकारी को उनके द्वारा राज्य को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में दी जाती थी या पुरस्कार स्वरूप उसको भेंटें की जाती थी। इस भूमि को सामंत की मृत्यु होने पर खालसा में सम्मिलित कर लिया जाता था। इसे 4 भागों में बांटा गया था: सामंत, हुकूमत, भौम तथा शासन। तो ये 4 प्रकारों में इसको, 4 भागों में इसको बांटा गया। जो जागीर भूमि है, और सामंत की मृत्यु होने पर, किसी भी बड़े जमींदार की मृत्यु होने पर मित्रों,
खालसा में सम्मिलित है इसको कर लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए इजारा भूमि। इजारा भूमि किसको कहते हैं? इस भूमि पर कर वसूल करने के लिए ठेका या आंकबंदी प्रथा चलती थी, यानी ठेका छुटा कि इसको कौन लेना चाहता है तो इसको बोलते हैं इजारा भूमि। और इसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र से कर वसूल करने का अधिकार उच्चतम राजस्व की बोली लगाने वाले को एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था। यानी इजारा भूमि यह भूमि पड़ी है, राजा के द्वारा कहा जाता कि इसकी जो भी बोली लगाएगा उच्चतम बोली लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाएगा, उसको ये बोली ये भूमि उसको दी जाएगी। और वह इस भूमि पर जो भी राजस्व एकत्रित होगा, जो भी राजस्व एकत्रित होगा तो उस पर वह कर वसूल सकता है, कर वसूल सकता है इस भूमि पर। उच्चतम बोली लगाने वाले को ये परमिशन दी जाती थी। इसको बोलते हैं इजारा भूमि। और बीकानेर रियासत में इस प्रणाली को मुकाता मुकाता के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, बीकानेर रियासत में जो इजारा है वह उसको इजारा न बोल के क्या बोलते थे? मुकाता बोलते थे वहाँ पर। नेक्स्ट है मित्रों मुश्तरका। मुश्तरका ऐसी भूमि जिसकी आय राज्य तथा सामंत में विभाजित होती थी। राज्य और सामंत, सामंत होते थे बड़े जमींदार। इन दोनों में जो भी आय होती है, राजस्व प्राप्त होता भूमि के द्वारा, वो इन दोनों में बांट लिया जाता था। इसको बोलते थे मुश्तरका। तो याद रखेंगे। ग्रास ये देखे, वे सामंत थे जो सैनिक सेवा के बदले में शासक द्वारा दी गई भूमि की उपज का उपयोग किया करते थे। सामंत के द्वारा जो भी सैनिक सेवा के बदले में शासक द्वारा दी गई भूमि की उपज का उपयोग करते थे, भूमि की यह उपज ग्रास कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ग्रास। नेक्स्ट है भूमि। ऐसे राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षा या राजकीय सेवाओं के लिए अपना बलिदान दिया था, उन्हें यह भूमि दी जाती थी तथा इस भूमि से कर भी नाम मात्र का देना होता था। इसको भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। ये कुछ शर्तें हैं इसकी कि इनको भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। और ऐसे राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षा की, राजकीय सेवाओं के लिए अपना बलिदान दिया था, उन्हें यह भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट देखिए मित्रों तनख्वाह भूमि। नेक्स्ट है तनख्वाह भूमि। यह जागीर उन सामंतों को दी जाती थी जो निश्चित सैनिकों के साथ सैनिक सेवा करने का अनुबंध करते थे, उनके साथ में मिलकर के कार्य करते थे, तो उनको ये तनख्वाह भूमि दी जाती थी। भूम भूमि देखिए, छोटे भूमि के टुकड़े जो नाम मात्र के कर पर दिए जाते थे उनको कहते थे भूम। उनको क्या कहते थे? भूम। छोटे भूमि के टुकड़े जो नाम मात्र के कर पर उनको दे दिए जाते थे उनको भूम बोला जाता था। यह भूमि मित्रों राज्य की सेवा करने या प्राप्तकर्ता के पूर्वजों द्वारा राज्य के लिए दी गई सेवाओं के लिए दी जाती थी। नेक्स्ट है आपकी इनाम भूमि। यह भूमि राज्य सेवा के बदले में दी जाती थी तथा यह लगान से मुक्त भूमि होती थी। जिसे यह भूमि प्राप्त होती वह इसे बेच नहीं सकता था, वह इसे बेच नहीं सकता था, राज्य सेवा के बदले में उसको मिलती। इसको लगान से मुक्त भूमि बोलते। तो कुछ शर्तें भी हैं कि इसको बेच नहीं सकता था। तो यह आपकी इनाम भूमि। अल्लू फाती भूमि। अल्लू फाती भूमि ये देखिए, राज परिवार की महिलाओं को, राज परिवार की जो भी महिलाएं होती हैं उनको उनके जीवन काल में खर्च के लिए दी जाने वाली भूमि अल्लू फाती भूमि कहलाती थी। महिलाओं को उनके जीवन काल के खर्च के लिए दी जाने वाली भूमि, राज परिवार की महिलाओं को, सिर्फ राज परिवार की। शासन भूमि देखिए, ब्राह्मण तथा चारणों को अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि या जागीर शासन भूमि कहलाती थी। ये सभी आपको इसी प्रकार से याद रखने हैं। इसी प्रकार से वर्ड आएंगे कि इस भूमि को क्या कहते हैं तो आपको बताना होगा वहाँ पर जो भी ये नाम दिए गए हैं। पसातिया भूमि देखिए, यह भूमि राज्य को सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को दी जाती थी। राज्य को सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को, व्यक्ति की राज्य सेवा समाप्त होने पर
इस भूमि को पुनः राज्य के अधिकार में ले लिया जाता था। इस भूमि से कर नहीं लिया जाता था, यानी जितने दिन आप राज्य की सेवा कर रहे हैं उतने दिन आपके पास में ये भूमि रहेगी। इसको प्रसादिया भूमि बोलते थे। और ज्यों ही आपकी राज्य सेवा समाप्त हुई, आपसे ये भूमि पुनः राज्य के अधिकार में ले ली जाएगी। लेकिन एक शर्त ये भी थी कि इस भूमि से कर नहीं लिया जाता था। जितने दिन आप रखेंगे, उपयोग में लेंगे, आपके कर नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए डोली। यह सामंतों द्वारा पुण्यार्थ दी जाने वाली भूमि थी, पुण्य के लिए, और यह भूमि कर से मुक्त होती थी। इसको बोलते थे डोली। सामंतों द्वारा, बड़े जो जागीरदार थे, जमींदार, सॉरी, जागीरदार नहीं, जमींदार, जो बड़े जमींदार थे मित्रों, उनके द्वारा पुण्य के लिए दी जाने वाली भूमि डोली भूमि, कर से मुक्त। नेक्स्ट देखिए डूमबा। इसके अंतर्गत गांव प्रदान कर, गांव के गांव दे दिए जाते थे मित्रों। गांव प्रदान कर लोगों को बसाया जाता था और भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्य किया जाता था। इस भूमि के मालिक को निश्चित रूप से कर देना होता था, निश्चित रूप से कर देना पड़ता था, लेकिन उनको भूमि प्रदान की जाती थी और कृषि कार्य के लिए उस भूमि को योग्य बनाया जाता था। तो ये डूम्बा कहलाती थी, डूम्बा। उपजाऊपन के आधार पर भूमि देखिए किस प्रकार की होती थी। उपजाऊपन के आधार पर बीड़ भूमि, बीड़ भूमि बोलते थे मित्रों, किसी नदी के समीप अगर भूमि है, भूमि का क्षेत्र है, तो उसको बीड़ भूमि। कुएं के पास की भूमि को डिमडू, कुएं के पास की भूमि, कुएं के पास भूमि है तो उसको डिमडू। गांव के पास वाली भूमि को गोरमू बोला जाता था, गोरमू। माल भूमि बोलते थे काली उपजाऊ भूमि को, काली उपजाऊ भूमि को। कुओं तथा तालाबों द्वारा सिंचित भूमि को पीवल भूमि कहा जाता था, पीवल भूमि। और जिस भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो, जिस भूमि पर सिंचाई की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो, तो उसको बोलते थे बारानी भूमि, बारानी भूमि। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, अच्छे से इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे। कुओं, नहरों, नदियों तथा तालाबों से सिंचित भूमि को चाई भूमि बोला करते थे। कुओं हो, नहर हो, चाहे नदियाँ हों या तालाब हों, उनके द्वारा अगर सिंचित भूमि है, कृषि की जाती है, तो उसको चाई भूमि। तालाब के पेटे की भूमि जहाँ बिना सिंचाई फसल पैदा हो, तो उसको तलाई भूमि बोला करते थे। हक्कत बक्कत देखिए, हक्कत बक्कत है जोती जाने वाली भूमि है, यानी जहाँ पर हल वगैरह चलाए जाते हैं तो उसको हक्कत बक्कत है, उसको क्या बोलते थे, हक्कत बक्कत, जोती जाने वाली भूमि। गलत होश देके किसको बोलते हैं, पानी से भरी हुई भूमि। इस प्रकार की भूमि है जो पानी से भर गई है, जिस प्रकार से ये भूमि है, अब यहाँ से पानी चला के यहाँ आएगा, यहाँ से चला के यहाँ आएगा, और इस प्रकार की भूमि है जहाँ पानी से भरी हुई है, तो उसको बोलते थे गलत होश। नेक्स्ट देखिए मित्रों चरनोत भूमि। चरनोत भूमि, यह भूमि गांव के सभी पशुओं के लिए सार्वजनिक रूप से चरने के लिए चैत से चरना और इधर चरनोत, तो याद रखेंगे चरने के लिए छोड़ी जाती थी। ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था। चरनोत भूमि पशुओं के चरने के लिए सार्वजनिक रूप से, यानी कोई भी उसमें पशु अपने चरा सकता है। बंजर भूमि देखिए, ऐसी भूमि जिस पर कभी खेती नहीं की जाती, और इस भूमि का उपयोग निःशुल्क रूप से गांव वालों द्वारा किया जाता था। उपयोग निःशुल्क रूप से, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं था और ना ही कभी इस पर खेती की जाती थी। इस प्रकार की भूमि को बंजर भूमि बोलते थे। लगान निर्धारण की, पुराने समय की बात करें तो लगान निर्धारण की प्रणालियां क्या थी, क्या बोला करते थे उनको। बंटाई प्रथा देखिए, बंटाई प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत राज्य तथा किसान के बीच उपज का एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता। इसमें उपज का लगभग एक तिहाई भाग पर राज्य का अधिकार, राज्य का अधिकार एक तिहाई भाग पर होता था। इसे गला बक्सी भी कहा जाता था, गला बक्सी। और इस प्रणाली में राजस्व का निर्धारण 3 प्रकार से होता था। तो ये बंटाई प्रथा है, राज्य तथा किसान के बीच उपज का एक निश्चित अनुपात में बंटवारा, एक निश्चित अनुपात में बंटवारा। उपज का लगभग एक तिहाई भाग किस पर अधिकार, इस पर राज्य का, बाकी का बचा किसान का।
तो इसको गला बक्सी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है खेत बंटाई। खेत बंटाई, इसमें फसल तैयार होते ही खेत बांट लिया जाता था, तो इसको बोलते थे खेत बंटाई। फसल तैयार हुई और खेत को बांट लिया। लंक बंटाई देखिए, फसल काटने के बाद बंटवारा। जो भी फसल काटने के बाद में बंटवारा किया जाता उसको लंक बंटाई बोलते थे। रास बंटाई देखिए, अनाज तैयार होने के बाद में जो भी बंटवारा किया जाता उसको बोलते थे रास बंटाई, अनाज तैयार होने के बाद। लाटा, इस प्रणाली के अंतर्गत जब फसल तैयार हो जाती, खेत में इसे साफ कर लिया जाता, तब राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता था। फसल तैयार हो गई अच्छे से, उसको साफ कर लिया गया और फिर उसके बाद में राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता था। भू राजस्व वसूल करने की इस प्रणाली को बंटाई भी कहते थे। तो लाटा ये है, याद रखेंगे, बंटाई भी इसको बोलते थे। नेक्स्ट है कुंता। कुंता में मित्रों खेत में खड़ी फसल या उपज के ढेर से अनुमान लगाकर राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। जैसे कोई ढेरी है, अनाज की ढेरी पड़ी है और राज्य के जो अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया कि इतना अनाज है, इसमें से आपको इतना कर देना है, यानी इतना हिस्सा हमारा होगा इसमें। तो अनुमान लगा करके जो भी किसान होते थे उनको बता दिया जाता था। तो इसको बोलते हैं कुंता। कूंत कर ली हमने, राजस्थान में बोलते हैं ना कूंतना। भिगोड़ी देखे, भिगोड़ी, बिगोड़ी, बिगोड़ी बोलते हैं, बिगोड़ी। प्रति बिघा भूमि की उर्वरा एवं पैदावार के आधार पर लगान निश्चित करना। यानी 1 बीघा भूमि है तो उसकी उर्वरा एवं पैदावार उसमें कितनी होती है उसके आधार पर लगान निश्चित करना, ये बोलते हैं बिगोड़ी। जब्ती, जब्ती देखिए, प्रति बीघा की दर से नकदी फसलों के लिए लगान निश्चित करना। प्रति बीघा की दर से नकदी फसल, जितनी भी फसल हुई है उसके लिए लगान निश्चित करना, उसको बोलते हैं जब्ती। मुकाता, राज्य द्वारा प्रत्येक खेत की फसल के लिए एक मुश्त लगान निर्धारित करना मुकाता कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकाता। राज्य द्वारा प्रत्येक खेत की फसल के लिए एक मुश्त लगान निर्धारित करना। डोरी देखिए, डोरी किसको बोलते हैं? डोरी। डोरी से नापे गए बिघे का हिस्सा निर्धारित कर माल गुजारी वसूले करना। डोरी से नाप लिया बिघे का जो भी हिस्सा है और उसको निर्धारित करते माल गुजारी वसूले करना, ये डोरी है आपका। घूगरी, खेत की पैदावार की मात्रा निश्चित कर, खेत में जितनी भी पैदावार हुई है उसकी मात्रा सुनिश्चित करना और उस पर राजस्व कर वसूले करना, ये कहलाता था घूगरी। हल प्रणाली, इस प्रणाली के तहत एक हल से जोती गई भूमि पर कर निर्धारित किया जाता था। एक हल से 15 से 30 बीघा भूमि जोती जा सकती थी। तो ये हल पर ही कर लेते थे मित्रों उस समय। इस प्रणाली के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में राजस्व की दरें अलग अलग थी। नकदी या भेज, इस प्रणाली के तहत नकद के रूप में राजस्व वसूल किया जाता था। पूर्वी राजस्थान में इस प्रणाली को भेज, भेद कहा जाता था। भेज, नगद के रूप में राजस्व वसूल, यानी नगद के रूप में उनसे रुपए ले लिए जाते थे। तो इस प्रणाली को कहते हैं नगदी या भेज। भीत की भांच, भीत की भांच, तो देखिए क्या होती है भीत की भांच। इस प्रणाली का उपयोग बीकानेर रियासत में किया जाता था। इसके तहत गांव में घरों की संख्या के आधार पर कर निर्धारित किए जाते थे कि गांव में कितने घर हैं उस पर कितना कर लगाना है, उसकी संख्या के आधार पर कर लगाए जाते थे। तो इसको बोलते हैं भीत की भांच। पुराने समय में सिंचाई के जो यंत्र हैं वो कौन कौन से होते थे? कुओं तथा तालाबों से पानी प्राप्त करने के लिए ये इस प्रकार के यंत्र थे। देखिए रहट, पावटी, ढीकड़ी, इंडोनी तथा कुतुम्बा का उपयोग किया जाता था कुओं और तालाबों से पानी प्राप्त करने के लिए। ये यंत्र थे रहट, पावटी, ढीकड़ी, इंडोनी और कुतुम्बा। और देखिए कुओं तथा तालाबों आदि से सिंचाई करने के लिए चड़स, चड़स का प्रयोग किया जाता है। कुएं पर लगे लकड़ी के तुल्ला यंत्र को ढीकड़ी कहा जाता है। जो लकड़ी का बना कुएं पर यंत्र लगाते हैं तुल्ला यंत्र, उसको ढीकड़ी बोलते हैं।
भू राजस्व प्रशासन देखिए आप, भू राजस्व प्रशासन जैसा आपके सिलेबस में दे रखा है। दीवान किसको बोला करते थे? दीवान का मुख्य रूप से राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण रहता था। दीवान का राजस्व संबंधी कार्य राज्य की आय में वृद्धि करना तथा विभिन्न खर्चों की पूर्ति करना था। इसके विभाग में कई उप विभाग होते थे, जैसे दीवान खालसा, दीवान जागीर। तो दीवान का मुख्य रूप से जो कार्य है या कंट्रोल रहता था, वो रहता था कि राज्य में कितनी आय हुई है, उसका लेखा जोखा रखना, आय में कितनी वृद्धि करनी है, कितने खर्चे हुए हैं, उनकी पूर्ति किस प्रकार से करनी है, ये सारा डाटा दीवान के पास में होता था। और इसके कई उप विभाग दीवान खालसा, दीवान जागीर ये होते थे मित्रों। आमिल देखिए किसको बोलते हैं? आमिल। आमिल परगने का महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। परगना बोलते हैं गांवों के समूह को, गांवों के समूह को क्या बोलते हैं? परगना। और आमिल परगने का महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जिसका मुख्य कार्य परगने में राजस्व की वसूली करना था। और अमीन, कानूनगो, पटवारी आदि राजस्व वसूली में आमिल की सहायता करते थे। आमिल को राजस्व से संबंधित अनेक कागजात अपने पास रखने होते थे। तो ये आमिल है, जो गांवों का जो भी समूह है वहाँ से राजस्व की वसूली किस प्रकार से करनी है, इनकी मदद से ये अमीन, कानूनगो और पटवारी इनकी सहायता से राजस्व की वसूली उन गांवों से किया करते थे। और जो भी कागजात हैं उससे संबंधित थे वो अमील अपने पास में रखते थे। इतनी बातें आपको इससे संबंधित ध्यान में रखनी है। परगना गांवों का समूह है। हाकिम देखिए, हाकिम किसको बोलते थे? यह परगने का अधिकारी होता था, जो शांति व्यवस्था तथा न्याय के साथ साथ भू राजस्व संबंधी कार्य भी करता था। हाकिम को में हवालगिर कोटा में हवालगिर तथा जयपुर में फौजदार कहा जाता था। तो ये याद रखेंगे, जो शांति व्यवस्था तथा न्याय के साथ साथ भू राजस्व संबंधी कार्य भी करता था उसको हाकिम बोलते थे। कोटा में हवालगिर तथा जयपुर में फौजदार इनको बोला जाता था। साणे देखे, साणे यह अधिकारी भू राजस्व में राज्य का भाग निश्चित करता था, कि राज्य का कितना भाग है इसमें, वो निश्चित कौन करते? साहणे। भू राजस्व यानी भूमि से प्राप्त होने वाली आय। तफ्फेदार, तफ्फेदार देखिए किसको बोलते हैं? तफ्फेदार यह गांव में राज्य द्वारा वसूल किया जाने वाला राजस्व का हिसाब रखता था। तफ्फेदार गांव में राज्य द्वारा, राज्य के द्वारा कितना वसूल किया गया राजस्व है उसका हिसाब तफ्फेदार के पास में होता था। सायर दरोगा, सायर दरोगा यह अधिकारी मित्रों परगने में चुंगी कर वसूले करता था। सायर दरोगा। याददाश्त, याददाश्त देखिए, इस पट्टे में राजा द्वारा जागीरदार को जागीर प्रदान करने की स्वीकृति अंकित की जाती थी। जागीरदार, जागीर देखिए मित्रों मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी को भूमि भेंट स्वरूप मिली है तो उसको जागीर बोलते थे, जागीर भूमि। और जिसको मिली है उसको बोलते थे जागीरदार। यानी पुरस्कार स्वरूप किसी को भूमि मिली है तो वह जागीर भूमि है, और जिसको मिली है उसको जागीरदार बोला करते थे। नेक्स्ट है सायर। जयपुर रियासत में आयात निर्यात, सीमा शुल्क तथा चुंगी कर को सामूहिक रूप से सायर कहा जाता था। कहाँ पर? जयपुर रियासत में। आयात निर्यात हो या सीमा शुल्क हो तथा चुंगी कर हो। चुंगी कर यानी किसी को जो भी फसल है उसको ले जाया जा रहा है कहाँ पर, तो उस पर लगाया जाने वाला कर चुंगी कर। तो सामूहिक रूप से इसको क्या बोलते थे? सायर बोला करते थे। ये देखिए छटूंदे, छटूंदे, छटूंद देखिए किसको बोलते हैं? मेवाड़ में जागीरदार अपनी आय का 1/6 भाग, 1/6 भाग शासक को देता था, जिसे छटूंद कहा जाता था। जो भी शासन करता था उसमें मेवाड़ में जागीरदार अपनी आय का कितना भाग? 1/6 भाग शासक को देना होता था। इसको बोलते थे छटूंदे, मेवाड़ में सिर्फ। नेक्स्ट है मित्रों अड़सट्टा। अड़सट्टा यह जयपुर रियासत का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है। जयपुर रियासत का भूमि संबंधी रिकॉर्ड अड़सट्टा। उपज का भाग
जो परगने में ही व्यापारियों को बेच दिया जाता था बिचौती कहलाता था। यानी गांवों के जो समूह हैं वहाँ पर व्यापारियों को ही बेच दिया जाता था, बिचौती इसको कहते थे। चौधरियों को दी जाने वाली भूमि नानकार, पटवारी को दी गई भूमि विरसा तथा पटेल को दी जाने वाली भूमि विशोध कहलाती थी। तो याद रखेंगे, चौधरियों को दी जाने वाली भूमि नानकार, पटवारी को दी जाने वाली भूमि विरसा और पटेल को दी जाने वाली भूमि विशोध कहलाती थी। यह भूमि इन्हें अलग अलग भूमि से राजस्व बाहर निकालने में सहायता करने के लिए दी जाती थी, कि किस प्रकार से इनसे राजस्व प्राप्त हो किया जाए, इसके लिए भूमि इनको दी जाती थी मित्रों। तो देखिए मित्रों, मध्यकालीन कृषक वर्ग कौन कौन से कृषक वर्ग थे, इसमें दे रखा है बापीदार। बापीदार खालसा क्षेत्र में स्थायी भू स्वामित्व वाले किसानों को बापीदार कहा जाता था। खालसा क्षेत्र जो राज्य के अधिकार में होता था, आपको बताया था शुरुआत में, खालसा क्षेत्र जो पूर्णतः राज्य के अधिकार में होता था। स्थायी भू स्वामित्व वाले किसानों को बापीदार कहा जाता था। ऐसे किसान भूमि को जोतने के लिए स्वतंत्र थे। खेत की लकड़ी व घास पर इनका अधिकार माना जाता था। इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, तो इनको बोलते थे बापीदार। इनको क्या बोलते थे? बापीदार। रेयती देखिए, नेक्स्ट है रेयती। ऐसे किसान जिन्हें स्थायी भू स्वामित्व प्राप्त नहीं था, उन्हें रेयती कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को फसल वर्ष के प्रारंभ में पट्टे दिए जाते थे तथा फसल वर्ष की समाप्ति पर उनका भूमि पर स्वामित्व समाप्त हो जाता था। तो शुरुआत में तो उनको पट्टे दिए जाते 1 वर्ष के लिए, और ज्यों ही फसल पक जाती है और फसल वर्ष की समाप्ति पर उनका भूमि पर स्वामित्व है वो समाप्त हो जाता था। नए फसल वर्ष में नए पट्टे दिए जाते थे तथा नए वर्ष में किसानों को पिछले वर्ष का खेत प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं था, तो इसको बोलते थे रईती। रईती। नेक्स्ट है पाही काश्त। पाही काश्त, तो पाही काश्त देखिए, ऐसे किसान जिनके पास अपने गांव में भूमि नहीं थी तथा वे किसी दूसरे गांव में जाकर कृषि भूमि प्राप्त करते थे, ऐसे किसानों को पाही काश्तकार कहा जाता था। जिनके पास में स्वयं की भूमि नहीं थी, दूसरे गांव में जाकर वो कृषि भूमि प्राप्त करते, तो इनको क्या बोलते थे? पाही काश्तकार। और इस प्रकार की प्राप्त भूमि को पाही काश्त कहा जाता था। रियायती देखिए, रियायती गांव के ऐसे विशेष किसान हैं जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, एक अलग से अधिकार उनको मिलता था। गांव के ऐसे विशेष किसान, तो उनको बोलते थे रियायती, यानी रियायत उनको कुछ मिलती थी। गेवती, गांव में स्थायी रूप से निवास करने वाले किसान को गेवती कहा जाता था। अगर गांव में स्थायी रूप से काफ़ी समय से वह किसान निवास कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता था? गेवती। प्रमुख लाग बाग एवं कर देखिए, प्रमुख लाग बाग एवं कर भू राजस्व के अलावा लोगों से अन्य कई प्रकार के कर वसूल किए जाते थे, जिन्हें लाग बाग कहा जाता था। नियमित लाग में कर की राशि निश्चित होती तथा ये 2 या 3 वर्ष में दिया जाता था। अनियमित लाग में कर की राशि कोई भी निश्चित नहीं होती थी। इसके निर्धारण में कोई निश्चित आधार नहीं था। तो इस प्रकार के कर पुराने समय में लिए जाते थे। ये कुछ दे रखे हैं, देखिए दस्तूर। दस्तूर भू राजस्व के कर्मचारियों द्वारा किसानों से कर के अलावा जो अवैध राशि वसूल की जाती थी, यानी वो उचित नहीं थी, फिर भी उनसे राशि वसूल की जाती, उसे दस्तूर कहा जाता था कि ये तो हमारा दस्तूर है, ये राशि तो आपको देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार की राशि ये अवैध राशि थी मित्रों, फिर भी उनसे वसूले की जाती थी। न्योता लाग देखिए, न्योता लाग सामंतों द्वारा अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर। सामंतों द्वारा, यानी जो भी बड़े जमींदार होते थे उस समय, वो अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह पर कर लिया करते थे। इनको बोलते थे न्योता लाग। क्या बोलते थे? न्योता लाग। चंवरी लाग देखिए, सामंतों द्वारा किसानों की पुत्री के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर। अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह पर लेते थे उसको तो न्योता लाग, और किसानों की पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता था उसको बोलते थे चंवरी लाग।
इसके अलावा बहुत सारे थे। खीचड़ी लाग देखिए, खीचड़ी लाग जागीरदार द्वारा अपनी जागीर का दौरा करने के समय किसानों से लिया जाने वाला कर। जब भी वो दौरा करते अपनी ज़मीन का देखने जाते, तब जो भी किसानों ने उनकी ज़मीनें ले रखी हैं उनसे कर लिया जाता था, उसको बोलते थे खीचड़ी लाग। बाईजी लाग देखिए, जागीरदार के लड़की पैदा होने पर किसानों से लिया जाने वाला कर, बाईजी लाग इसको बोलते थे। अगर लड़की पैदा हुई है जागीरदार के तो किसानों को कर देना पड़ता था मित्रों। सिंगोटी पशुओं के विक्रय, यानी जिस समय पशुओं को बेचते थे तो पशुओं के विक्रय के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? सिंगोटी उसको बोला करते थे। जाजम लाग देखिए, जाजम लाग भूमि के विक्रय पर, भूमि को बेचते उस समय लिया जाने वाला कर जाजम लागे कहलाता था। जाजम लाग। कुंवर जी का घोड़ा, कुंवर के बड़े होने पर उन्हें घोड़े की सवारी सिखाई जाती थी, इसलिए घोड़ा खरीदने के लिए प्रत्येक घर से यह कर लिया जाता था। चूड़ा लाग ठकुराइन द्वारा नया चूड़ा पहनने पर लिया जाने वाला कर। देखिए मित्रों, कितने प्रकार के कर पुराने समय पर किसानों से लिए जाते थे। लेवी देखिए, लेवी, लेवी शासक द्वारा किसानों से की जाने वाली अनाज वसूली, उसको बोलते थे लेवी। कर ना लेके सीधा अनाज ही लिया जाता था मित्रों कर के रूप में, उसको बोलते थे लेवी। इसके अलावा हलमा, हल जोतने वालों से ली जाने वाली बेगार, हल जोतते थे उनसे भी बेगार ली जाती थी। हलमा। मलवा देखिए, सामंत द्वारा नौकरों आदि पर खर्च करने हेतु वसूल किया जाने वाला कर। सामंत लेते थे नौकरों पर, अगर किसी प्रकार का खर्च वो करते थे नहीं करते थे वो तो अलग बात थी, लेकिन फिर भी उन पर वसूल कर किया जाता था। कुंवर जी का कलेवा, सामंतों के पुत्रों के जेब खर्च हेतु, जो भी बड़े जमींदार थे उनके पुत्रों के जेब खर्च हेतु कर लिया जाता था, वो उसको कहते थे कुंवर जी का कलेवा। अखराई देखिए, अखराई राजकोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद हेतु कर। राजकोष में जो भी जमा हुई राशि है उस पर एक रसीद दी जाती थी, उस पर भी कर लगाया जाता था, उसको बोलते हैं अखराई। अगर रसीद नहीं ले जानी है तो उस पर कर नहीं लिया जाता था, उस पर तो मित्रों फिर ब्याज लगाया जाता था पुराने समय में, और उसको बोलते थे चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज पर ब्याज लगा के उसको भुला दिया जाता था पुराने समय में कि इतना नहीं, इतना राशि आपको दी गई थी। अगर आपको उस जमा होने वाली राशि की रसीद चाहिए तो उस पर भी कर लगाया जाता था, उसको बोलते थे अखराई। तो इतना ज़्यादा परेशान किया जाता था मित्रों पुराने समय में हर चीज़ के लिए कर। आजकल जिसको हम बोलते हैं टैक्स। कमठा लाग देखिए, कमठा लाग दुर्ग के निर्माण या मरम्मत हेतु लिया जाने वाला कर। डाण सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगने वाला कर डाण कहलाता था। बंदोलीरी लाग जागीरदार के घर पर विवाह होने पर गांव वालों से लिया जाने वाला कर बंदोलीरी लाग कहलाता था। जागीरदार के घर पर अगर विवाह है तो फिर गांव वालों से कर लिया जाएगा, उसको बोलते हैं बंदोलेरी लाग। लांचो खर्च की पूर्ति हेतु लिया जाने वाला कर। खर्च है, जो भी खर्च हुआ है उसकी पूर्ति के लिए लिया जाने वाला कर, लांचो। नुता देखिए, नुता जागीरदार के यहाँ विवाह या शोक के समय, या तो विवाह हो रहा है या किसी की मृत्यु हो गई है तो उस समय लिया जाने वाला कर नुता। कारज खर्च जागीरदार के किसी संबंधी की मृत्यु पर खर्च हेतु लिया जाने वाला कर। अगर किसी जागीरदार की कोई संबंधी की भी मृत्यु हो गई है तो उस पर भी कर्ज लिया जाता था मित्रों, उसको बोलते थे कारज खर्च। कागलिया नाता विधवा के पुनर्विवाह के समय लिया जाने वाला कर कागलिया नाता कहलाता था। नेक्स्ट देखिए अघोड़ी, चमड़े का कार्य करने वाले से लिया जाने वाला कर अघोड़ी कहलाता था। फरोशी लड़के या लड़की के विक्रय मूल्य का चौथाई भाग है, विक्रय मूल्य का चौथाई भाग फरोशी कहलाता था, लड़के या लड़की के विक्रय मूल्य का। घरेची किसी स्त्री को विधिवत विवाह के बिना रखने पर, अगर किसी स्त्री को विधिवत विवाह आपने नहीं किया है, ऐसे ही उसको रख रहे हैं
तो उस पर भी कर लगाया जाता था, उसको बोलते थे घरेची। त्योहारी त्योहारी मित्रों, प्रमुख त्योहार होली दीपावली पर लिया जाने वाला कर त्योहारी कहलाता था। कर व्यवस्था देखिए किस प्रकार की थी। कर व्यवस्था, भू राजस्व दर, ऐसे किसान जो भूमि को अपनी समझते थे तथा कई वंशों से उस भूमि पर उनका अधिकार था, उनसे वसूल किया जाने वाला राजस्व उद्रंग कहलाता था। यानी काफ़ी समय से जो भूमि है उस पर किसान खेती करते थे, कई वंशों से उस भूमि पर उनका अधिकार था, तो उनसे वसूल किया जाने वाला राजस्व उद्रंग कहलाता था। ऐसी भूमि जिस पर अलग अलग वर्षों में अलग अलग किसान खेती करते थे, इस प्रकार की भूमि से राज्य भाग के रूप में कर लेता था। ये उद्रंग से ज़्यादा होता था। अगर बदल बदल के किसान खेती कर रहे हैं, यानी कि निश्चित उनकी भूमि नहीं है, वंशों से चली नहीं आ रही है, तो उद्रंग से ज़्यादा उन पर कर या राजस्व एकत्रित किया जाता था। उद्रंग तथा भाग उपज के रूप में लिए जाते थे। जब राज्य कर का हिस्सा मुद्रा के रूप में कृषकों से वसूल करता था तो उसे हिण्यक कहा जाता था। यानी उद्रंग तथा भाग उपज के रूप में लिए जाते थे। जब राज्य कर का हिस्सा मुद्रा के रूप में कृषकों से, मुद्रा यानी रुपयों के रूप में कृषकों से वसूल करते थे तो उसे हिण्यक कहा जाता था। राहदारी, बाब, जकात, पेशकश, गमीन बराड़ आदि कर मुगलों से संपर्क के बाद राजपुताना में प्रारंभ हुए। तो ये करों के नाम हैं राहदारी, बाब, जकात, पेशकश, गमीन बराड़। ये कर मित्रों मुगलों से संपर्क के बाद में राजपुताना में प्रारंभ हुए। राजपुताना में परंपरागत रूप से भू राजस्व की दर 1/7 या 1/8 थी। इसके अलावा भी किसानों पर अनेक प्रकार के करों का बोझ होने के कारण उनके पास उपज का 2/5 भाग ही रह पाता था। बाकी तो कर के रूप में उनको देना पड़ता था मित्रों किसानों को। सायरा जिहाद कर, वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए ले जाने पर चुंगी, वस्तुओं के विक्रय पर कर आदि लिए जाते थे। अलग अलग व्यवसायों पर फरोही नामक कर लिया जाता था। अलग अलग व्यवसायों पर विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग कर देने होते थे। इन सब करों को सायरा जिहाद कर कहा जाता था। अलग अलग त्योहारों पर, विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग प्रकार के कर उनको देने पड़ते थे। सब करों को सायरा जिहाद कर कहा जाता था। धर्मशास्त्र के विरुद्ध लिए जाने वाला कर आव वाव कहलाता था। आब आब वाब आब वाब, धर्मशास्त्र के विरुद्ध लिया जाने वाला कर। तो याद रखेंगे इसको। तो ये था मित्रों राजवंश से जो प्रशासनिक व्यवस्था है और किस प्रकार से राजस्व प्राप्त किया जाता था, इससे संबंधित आपका शानदार टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। पूरी जानकारी जितनी मेरे पास में थी आपको देने का प्रयास किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और रीट का जो भी सिलेबस है मित्रों तय समय से पहले आपका पूरा करवा दिया जाएगा। और इसके बाद में जो भी आपके प्रश्नोत्तर बनते हैं इन टॉपिकों से संबंधित, उनके भी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। बड़े टेस्ट भी होंगे, तो अच्छे से जुड़े रहें। एक वीडियो अपलोड किया जाता है मित्रों और आराम से आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, नहीं तो अपनी पुस्तक से पढ़ें। अगर देखें तो मन से देखें मित्रों, नहीं तो फिर समय को ख़राब ना करें, अपनी पुस्तक से पढ़ें। मेरा काम वीडियो अपलोड करना है जो मैं रोज़ करता हूँ। बाकी देखना ना देखना ये आप पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक